मैं दोबारा से आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये कहना चाहती हूँ, एक्स सर्विसमैन के परिवारजनों को ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ अगर आपके दिल में मेरे शब्दों के द्वारा कोई ठेस पहुँची हो। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है दर्शकों, आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, शायद आपको ही नहीं पता हो। एलओसी कारगिल एक फिल्म आई थी, उसमें ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर का जो किरदार था वो राज बब्बर जी ने निभाया था, जो आपके लिए प्रचार करने आ रहे हैं और कांग्रेस में इस वक्त। आपने एक बयान दिया 2-3 दिन पहले, आपने कहा था कि करगिल जो वॉर था वो कोई इतना बड़ा वॉर नहीं था, उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट वो हुआ है सोशल मीडिया पे। क्या कहना चाहेंगे इस पे? आपको कुछ रिग्रेट है उस बयान पर? से एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि जहाँ तक एक्स सर्विसमैन की बात है, जब माननीय वीरभद्र सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक्स सर्विसमैन को लेकर एक बोर्ड का गठन किया। एक्स सर्विसमैन बोर्ड के लिए एक बोर्ड का गठन हुआ जिसके तहत उनको मान सम्मान आदर सत्कार दिया जाता था, और जब वो रिटायर होकर आर्मी से आते थे तो एक्स सर्विसमैन के होने के नाते उनके लिए बहुत से सरकार में उन्होंने ऐसे प्रोविजंस रखे जिससे उनको फ़ायदा हुआ। आपको क्या लगता है, आपकी क्या सुखराम जी से या आश्रय जी से बातचीत हुई है कि वो एक्टिवली इन्वॉल्व हों इस, क्योंकि अभी तक वो दिख नहीं रहे हैं कहीं भी मैदान में? क्या आपकी उनसे बातचीत हुई? क्या आप चाहती हैं कि सुखराम जी का आशीर्वाद आपको मंडी में मिले? पंडित सुखराम जी ने एमपी का इलेक्शन लड़ा तो सबसे ज़्यादा लीड उनको रामपुर से मिली थी। 35,000 की लीड रामपुर के लोगों ने दी थी, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी ने खुद जाकर लोगों से अपील की थी कि जितना वोट आप मुझे देते हैं उससे अधिक आप पंडित जी की सपोर्ट करें। और आज भी उस परिवार का सम्मान है, आदर है। अनिल जी से भी काफ़ी अच्छा हमारा मतलब रिलेशनशिप रहा है। आश्रय आए हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन लड़ा, उस वक्त पंडित जी ने उस वक्त भी एक हिमाचल विकास कांग्रेस का गठन किया और उससे कांग्रेस को ही नुकसान हुआ। बाद में भी उन्होंने जब धूमल की सरकार बनी उस वक्त भी उन्होंने उनको समर्थन दिया, 4 सीटें उनको दी और उसकी वजह से बीजेपी की सरकार बनी। तो ये इस बात से वो दुखी थे कि कितना शीर्ष नेता, इतने पार्टी के उच्च पदों पर आया व्यक्ति ऐसी बात करें, तो वो उस बात का उनको दुख था और उन्होंने शेयर भी किया लोगों से। ही वॉज नॉट कि दिल में कुछ और बाहर कुछ और। अगर इनके दिल में दुख था, उन्होंने ओपनली फोरम से कहा है कि आई एम नॉट हैप्पी कि आप इस तरीके की पार्टी को, जब आपकी ज़रूरत है तब आप पार्टी को छोड़ दें। विक्रमादित्य के साथ काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन था। अभी भी हम इस इलेक्शन में भी देख रहे हैं कि सीएम साहब की तरफ से भी कोई इतनी ज़्यादा हार्ड बयानबाजी आप लोगों पे नहीं हो रही है, ना आपकी तरफ से सीएम साहब पे हो रही है। तो ये क्या मतलब कुछ क्या कहेंगे इसको, कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है दोनों फैमिलीज़ का? देखिए जी, हर एक चीज़ राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं देखी जाती। कोई व्यक्ति अगर आपके लिए अच्छा आदर करता है, आपका सम्मान करता है, आपकी बात धैर्य से सुनता है। अब जयराम जी उस कुर्सी पे बैठे हैं जो सबसे शीर्ष कुर्सी रही है, और कभी भी हमने जब भी उनसे मदद मांगी है, चाहे वो वीरभद्र सिंह जी की जब बीमारी थी तब भी उन्होंने हमारी मदद की है। विक्रमादित्य ने उनसे अनुरोध किया था कि हमने उनको वापस लाना है, तो अगर वो बाई रोड आएंगे तो ऐसी हालत नहीं है कि वो 4-5 घंटे की जर्नी ले पाएँ, तो अनुरोध पे उन्होंने हमको हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया, हमारी मदद की है, हमारे साथ खड़े रहे हैं। हाईकमान ने कहा कि नहीं, आप लोग सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं। आपकी और विक्रमादित्य जी की कोई ऐसी बातचीत हुई थी कि आपने उनको कहा हो कि नहीं आप कंटेस्ट कीजिए, जब आपको हाईकमान से, या हाईकमान ने कहा हो कि विक्रमादित्य जी आप कंटेस्ट कीजिए और आपको ना कहा हो? वीरभद्र सिंह जी के बिना चुनाव का सामना करना मेरे लिए थोड़ा कठिन हो रहा था। एक तो उनकी कमी खलती है, और मेरे को लगता था कि एक तरफ अभी नया ये बात हुई है, उनको हमने खोया है, और इस वक्त मैं चुनाव के मैदान में उतरूं तो मेरा मन नहीं मान रहा था इस काम को करने के लिए। सत्ता का सेमीफाइनल स्पॉन्सर्ड बाय रतन ज्वेलर्स इंदिरा मार्केट मंडी, शॉप नंबर 13 and 14, को स्पॉन्सर्ड बाय संकल्प क्लासेस नीर चौक, powered by Refresh Mattresses, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम चुनावों के वक्त एक स्पेशल सीरीज़ हमने चला रखी है, जिसके हमारे जो प्राइम स्पॉन्सर हैं वो रतन ज्वेलर्स हैं, शॉप नंबर 13 and 14 इंदिरा मार्केट, और साथ ही को स्पॉन्सर हैं इसके संकल्प क्लासेस नीर चौक और पावर्ड बाय रिफ्रेश मैट्रेसेस। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हैं राइट में मेरे, वो प्रतिभा सिंह जी हैं, कांग्रेस की कैंडिडेट हैं लोकसभा बाई इलेक्शन मंडी की।
और इनसे जानेंगे हाल फिलहाल क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं इलेक्शन कैंपेन्स में, कैसे कैसी बयानबाजी हुई है और क्या इनका स्टैंड रहेगा, क्या इनकी रणनीति रहेगी इस इलेक्शन को जीतने के लिए, क्योंकि हर कैंडिडेट जो इलेक्शन में उतरा है तो उसकी प्राथमिकता रहती है कि वो इलेक्शन जीते। मैम, पहली बात तो इतना टाइट शेड्यूल के बीच में, मुझे पता है आपका अभी निकलना है आपको, और इतने टाइट शेड्यूल के बीच में आपने हमें समय दिया, इसके लिए पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में आपका। और मैम, पहला सवाल मेरा होगा, वीरभद्र जी बहुत बड़ी शख्सियत थे, 6 बार के मुख्यमंत्री थे हिमाचल के, कैसा है उनके बिना चुनाव में जाना और फील्ड में उतरना? एक कमी तो हमें महसूस होती है, मुझे ही नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश वासियों को। जिन इतनी टॉल शख्सियत थी वीरभद्र सिंह जी की, उन्होंने सदा अपने परिवार की तरह सबका पालन पोषण किया, सभी की दुख तकलीफ दूर करने का भरसक प्रयास किया। जब भी लोगों ने उनको मौका दिया और वो मुख्यमंत्री बने, तब उनकी प्राथमिकता हर एक क्षेत्र में जाना, हर एक लोगों से पर्सनली इंटरेक्ट करना, उनके दुख जानना, और तत्काल उसी वक्त वो वहीं पर अनाउंसमेंट कर लेते थे। चाहे वो स्कूल बनाने की बात थी, चाहे कॉलेज बनाने की बात थी, जो भी विकास के कार्य आपको दिख रहे हैं, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे और भी जो लोगों की मांगे रहीं, उसको वो तत्काल निपटाते थे, जिससे लोग देखते थे कि धरातल पे काम हुए हैं। जब वो कॉलेज की अनाउंसमेंट करते थे तो उसके साथ ही 5 करोड़ की राशि भी तत्काल अनाउंस कर देते थे, ताकि वो बिल्डिंग बनकर तैयार हो, उसका काम शुरू हो और जल्दी से जल्दी वो कंप्लीट हो। जहाँ तक एजुकेशन की बात है, उनके दिल में एक बहुत दर्द था कि हमारी जो दुर्गम क्षेत्र की बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, वो आगे नहीं पढ़ पाती, और वो चाहते थे कि हर लड़की को मैं ये मौका दूँ, हर बालिका को मैं ये मौका दूँ कि वो 10+2 स्कूल से पास आउट होकर कॉलेज में ग्रेजुएशन करके फिर आगे अपना भविष्य तय करें। मैम, टिकट की बात आ रही थी कि आप लोग नहीं चाहते टिकट मिले, ये हम पहले भी सुन चुके। मैंने विक्रमादित्य जी का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने भी कहा था कि हाँ, उनका आप लोगों का नहीं था ऐसा कोई मोटिव, बट स्टिल हाईकमान ने कहा कि नहीं, आप लोग सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं। आपकी और विक्रमादित्य जी की कोई ऐसी बातचीत हुई थी कि आपने उनको कहा हो कि नहीं, आप कंटेस्ट कीजिए, जब आपको हाईकमान से, या हाईकमान ने कहा हो कि विक्रमादित्य जी आप कंटेस्ट कीजिए और आपको ना कहा हो? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ, पहले भी मैंने 2 बार ये एमपी का इलेक्शन लड़ा है और लोगों के बीच में रही हूँ। लोगों ने मुझे वोट दिया है और भारी बहुमत से जिताकर उस वक्त भी उन्होंने मुझे लोकसभा में भेजा है, पर इस बार परिस्थिति और थी। वीरभद्र सिंह जी के बिना चुनाव का सामना करना मेरे लिए थोड़ा कठिन हो रहा था। एक तो उनकी कमी खलती है, और मेरे को लगता था कि एक तरफ अभी नया नया ये बात हुई है, उनको हमने खोया है, और इस वक्त मैं चुनाव के मैदान में उतरूं तो मेरा मन नहीं मान रहा था इस काम को करने के लिए। परंतु जनता का दबाव था, जनता चाहती थी कि वीरभद्र सिंह जी की कमी को आप पूरा करें, आप आगे आएँ, और हमें ऐसा ना लगे कि हम अनाथ हो गए, हम बेसहारा हो गए, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, कोई हमारे जिसके पास हम सदा जाते थे, तो कम से कम आप होंगे तो हमारे को लगेगा कि चलो उनके परिवार से कोई तो है जो हमारे दुख तकलीफ को सुनना चाहता है और इस दुख को दूर करने का प्रयास करना चाहते हैं। आपके जो मेन कॉम्पिटिटर हैं इस वक्त भाजपा से, ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर, उनके बारे में आपसे पूछना चाहूँ, कभी मिली हैं आप उनसे? नहीं, कभी नहीं मिली। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है दर्शकों, आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, शायद आपको ही नहीं पता हो। LOC कारगिल एक फिल्म आई थी, उसमें ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर का जो किरदार था वो राज बब्बर जी ने निभाया था, जो आपके लिए प्रचार करने आ रहे हैं और कांग्रेस में इस वक्त। आगे बढ़ते हैं इससे, करगिल में उन्होंने एक रेजिमेंट को पूरा कमांड किया था उस वक्त, जो टाइगर हिल के तोलोलिंग के उसके ऑपरेशंस के लिए वो थी, उसको असाइन किया गया था ऑपरेशन। आपने एक बयान दिया 2-3 दिन पहले, आपने कहा था कि करगिल जो वॉर था वो कोई इतना बड़ा वॉर नहीं था, उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट वो हुआ है सोशल मीडिया पे। क्या कहना चाहेंगे इस पे? आपको कुछ रिग्रेट है उस बयान पर? देखिए, मैं आपको दिल से ये बात कह रही हूँ, कोई इसलिए नहीं कि कोई मेरी प्रचार में इसका कोई असर होगा। मैं दिल से ये बात कह रही हूँ कि जो सैनिकों के कार्य हैं उसका हम दिल की गहराइयों से सम्मान करते हैं, हमारे लिए वो आदरणीय है, सम्माननीय है, और हमने सदा सोल्जर्स को सैल्यूट किया है। और जब भी वो वॉर में गए तो हम हर एक परिवार उनके लिए प्रार्थना करता है कि हमारा सैनिक आज बॉर्डर में खड़ा होकर लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो कारगिल युद्ध है। तो जिस तरीके से हम उनको सदा सम्मान देते हैं, आज भी हमारे दिल में वही भाव उनके प्रति है। जहाँ तक आपने ये कहा कि आज ऐसी बयानबाजी हुई है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, पर अगर
मेरे इन शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो और उन्होंने लगा हो कि हमने अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया, उसके लिए मैं उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। पर मैं साथ साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरा मतलब ही नहीं था ऐसा। मेरा मतलब कहने का था कि ये जो युद्ध हुआ है इसमें हमारे सारे सैनिकों ने ये जो लड़ाई लड़ी है, एक बहुत बड़ा युद्ध था, कारगिल वॉर के नाम से जो जाना गया है। उसमें कितने लोग अपने सिर पर कफन बांध के हमारे सैनिक उस बॉर्डर पर गए हैं और उन्होंने शहीद हुए हैं। उनका हम उन परिवारों का हम दुख दर्द समझ सकते हैं, उनकी तकलीफ़ को हम जान सकते हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, अपने पिता को खोया, अपने भाई को खोया है। उनका दर्द हमारे दिल में भी है। मैंने कोई इस भावना से ये बात नहीं की। मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि हमारे लिए सम्मानीय लोग हैं। जी मैम, एक सीएम साहब हैं हमारे और वो मंडी से आते हैं। हमने देखा उनकी काफ़ी नज़दीकियाँ रही हैं, पहले भी हम विजुअल देखते रहे हैं। शिमला में आपके घर काफ़ी जब नए नए सीएम बने थे तब भी काफ़ी आते थे। वीरभद्र जी के साथ उनका इंटरेक्शन काफ़ी था, विक्रमादित्य के साथ काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन था। अभी भी हम इस इलेक्शन में भी देख रहे हैं कि सीएम साहब की तरफ से भी कोई इतनी ज़्यादा हार्ड बयानबाजी आप लोगों पे नहीं हो रही है, ना आपकी तरफ से सीएम साहब पे हो रही है। तो ये क्या मतलब कुछ क्या कहेंगे इसको, कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है दोनों फैमिलीज़ का? देखिए जी, हर एक चीज़ राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं देखी जाती। कोई व्यक्ति अगर आपके लिए अच्छा आदर करता है, आपका सम्मान करता है, आपकी बात धैर्य से सुनता है। अब जयराम जी उस कुर्सी पे बैठे हैं जो सबसे शीर्ष कुर्सी रही है, और कभी भी हमने जब भी उनसे मदद मांगी है, चाहे वो वीरभद्र सिंह जी की जब बीमारी थी तब भी उन्होंने हमारी मदद की है। विक्रमादित्य ने उनसे अनुरोध किया था कि हमने उनको वापस लाना है, तो अगर वो बाई रोड आएंगे तो ऐसी हालत नहीं है कि वो 4-5 घंटे की जर्नी ले पाएँ। तो अनुरोध पे उन्होंने हमको हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया, हमारी मदद की है, हमारे साथ खड़े रहे हैं। हॉस्पिटल में भी जब राज साहब बीमार थे उस वक़्त भी वो आए हैं, और जब रामपुर में यह हादसा हुआ, शिमला भी आए, जब राज साहब की बॉडी वहाँ रखी थी वहाँ भी वो श्रद्धांजलि देने के लिए आए, और रामपुर भी पहुँचे। और रामपुर कोई उन्होंने एक औपचारिकता ही नहीं निभाई, वो इतने घंटे तपती धूप में उस क्रिमेशन ग्राउंड में खड़े रहे, जो कि सब ने देखा। तो अगर आदमी को इतना भाव से कोई काम कर रहा है तो उसका आदर हम भी करते हैं, सम्मान हम भी करते हैं। राजनीतिक तौर पे अलग है, एक व्यक्तिगत तौर पे भी किसी के साथ रिलेशनशिप होता है। तो स्पिरिट वाली बात है। एग्जैक्टली। आपको क्या लगता है, आपकी क्या सुखराम जी से या आश्रय जी से बातचीत हुई है कि वो एक्टिवली इन्वॉल्व हों इस, क्योंकि अभी तक वो दिख नहीं रहे हैं कहीं भी मैदान में? क्या आपकी उनसे बातचीत हुई? क्या आप चाहती हैं कि सुखराम जी का आशीर्वाद आपको मंडी में मिले? देखिए जी, जहाँ तक पंडित सुखराम जी की बात है, वो भी उन्होंने अपना जीवन की शुरुआत भी कांग्रेस पार्टी से ही की है। कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत बड़े बड़े पदों पर रखा। सेंटर में वो मिनिस्टर रहे और कम्युनिकेशन मिनिस्टर रहे। आज भी हम उनका आदर सत्कार करते हैं, क्योंकि उनके व्यक्तिगत तौर पे भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप वीरभद्र सिंह जी से रहे। आपको याद होगा, या आप शायद उस वक़्त नहीं थे, जब पंडित सुखराम जी ने एमपी का इलेक्शन लड़ा, तो सबसे ज़्यादा लीड उनको रामपुर से मिली थी। 30-35,000 की लीड रामपुर के लोगों ने दी थी, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी ने खुद जाकर लोगों से अपील की थी कि जितना वोट आप मुझे देते हैं उससे अधिक आप पंडित जी की सपोर्ट करें। तो ऐसे हमारे रिलेशनशिप रहे हैं, ऐसा हमारा अंडरस्टैंडिंग रही है, और हमने उनकी सदा मदद की, उन्होंने भी की है। जैसे मैंने आपको कहा, राजनीति से हट के भी कोई रिलेशनशिप होता है। मेरे को याद है भली भांति, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि कई बार मुझे पंडित जी पार्लियामेंट में मिले जब मैं एमपी थी। हम अक्सर जब वहाँ पर मिलना होता था तो उनकी बात आज भी मेरे जहन में, आज भी मुझे याद है। पंडित जी ने स्वयं मुझे कहा था कि प्रतिभा सिंह जी, एक बार तो आप वीरभद्र सिंह के नाम पर जीत कर आ गई हैं, पर अब आपको हार्ड वर्क करना होगा, तभी आप दूसरा इलेक्शन जीत सकती हैं। ही वॉज द वन हु टोल्ड मी दिस, एंड आई एम प्राउड कि उन्होंने मुझे इस तरीके की शिक्षा दी, इस तरीके की गाइडेंस दी, और आज भी उस परिवार का सम्मान है, आदर है। अनिल जी से भी काफ़ी अच्छा हमारा मतलब रिलेशनशिप रहा है। आश्रय आए हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन लड़ा, उस वक़्त उस परिवार का हम आदर सम्मान करते हैं। उस इलेक्शन की अगर बात करें तो रिश्ते काफ़ी तल्ख हो गए थे वीरभद्र जी के और सुखराम जी के। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि इस प्रकार की पॉलिटिक्स में बर्दाश्त नहीं करता हूँ। वीरभद्र जी ने कहा था कि मतलब कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। तो आप उन वीरभद्र जी के उस स्टैंड को
के ऊपर आपका क्या अपना स्टैंड? देखिए जी, एक राजनीति में एक तो ऐसा होना चाहिए ना कि आप जिस पथ पे चले हैं उस पथ पे ही चलते जाएं तो लोग आपका आदर सम्मान करते हैं। जहाँ तक वीरभद्र सिंह जी की सोच थी, वो कभी भी इस बात को टॉलरेट नहीं करते थे कि जिस पार्टी ने आपको इतना मान सम्मान आदर दिया है तो वक्त जरूरत में आप उनको छोड़ के चले जाओ। पंडित जी ने उस वक्त भी एक हिमाचल विकास कांग्रेस का गठन किया और उससे कांग्रेस को ही नुकसान हुआ। बाद में भी उन्होंने जब धूमल की सरकार बनी उस वक्त भी उन्होंने उनको समर्थन दिया, 4 सीटें उनको दी और उसकी वजह से बीजेपी की सरकार बनी। तो ये इस बात से वो दुखी थे कि कितना शीर्ष नेता, इतने पार्टी के उच्च पदों पर आया व्यक्ति ऐसी बात करें, तो वो उस बात का उनको दुख था और उन्होंने शेयर भी किया लोगों से। ही वॉज नॉट कि दिल में कुछ और बाहर कुछ और। अगर इनके दिल में दुख था, उन्होंने ओपनली फोरम से कहा है कि आई एम नॉट हैप्पी कि आप इस तरीके की पार्टी को, जब आपकी ज़रूरत है तब आप पार्टी को छोड़ के जाएं। लास्ट क्वेश्चन मेरा, किन मुद्दों पे घेर रहे हैं आप चुनाव जीत रहे हैं, बीजेपी आपके सामने सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी है, किन मुद्दों पे घेर रहे हैं बीजेपी को? देखिए जी, मैं तो स्पष्ट तौर से कहना चाहती हूँ कि हमने कभी भी किसी मुद्दे की तलाश नहीं की और किसी मुद्दे को लेकर नया मुद्दे की तलाश करके हम इलेक्शन में निकले। मैंने तो कई इलेक्शन लड़े, तो तब भी मैंने यही कहा कि हम विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। यही कांग्रेस पार्टी का नारा भी रहा है, काम किया है काम करेंगे, झूठे वायदे नहीं करेंगे। हम लोगों में जाके बोलते हैं, तो जो काम दिख रहे हैं वो लोगों के सामने ही है ना। आप मंडी की बात लें, मंडी में कितने विकास के कार्य माननीय वीरभद्र सिंह जी ने किए। वो जब मुख्यमंत्री थे, जो यहाँ पर डिमांड आई, जो लोगों ने बोला कि जी हमको यहाँ पर हॉस्पिटल चाहिए, तो कितना बड़ा नेर चौक में कितना बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल बना है। उसी तरह से आईआईटी की डिमांड, आईआईटी यहाँ पर खुली है। जो शहर में विकास के कार्य हुए हैं उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और उन्होंने कभी भी किसी क्षेत्र में के साथ भेदभाव नहीं किया, चाहे वो मंडी हो, चाहे कांगड़ा हो, बिलासपुर हो, हमीरपुर हो, हर एक क्षेत्र में सामान्य विकास किया, क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी नहीं थी। आपसे एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि जहाँ तक एक्स सर्विसमैन की बात है, जब माननीय वीरभद्र सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक्स सर्विसमैन को लेकर एक बोर्ड का गठन किया। एक्स सर्विसमैन बोर्ड के लिए एक बोर्ड का गठन हुआ, जिसके तहत उनको मान सम्मान आदर सत्कार दिया जाता था। और जब वो रिटायर होकर आर्मी से आते थे तो एक्स सर्विसमैन के होने के नाते उनके लिए बहुत से सरकार में उन्होंने ऐसे प्रोविजंस रखे जिससे उनको फ़ायदा हो। कई लोग ऐसे भी थे और एक बोर्ड के साथ साथ एक कॉरपोरेशन भी उन्होंने एक्स सर्विसमैन की कॉरपोरेशन बनाई। आपने देखा बरमाणा में जो ये ट्रक यूनियन है, इसमें भी कितने एक्स सर्विसमैन के लिए कोटा रखा गया कि इनके जो रिटायर्ड लोग हैं, इनके परिवार के लोग हैं, उनकी आर्थिक सुधार के लिए उन्होंने ये कदम उठाए थे। तो मैं नहीं समझती हूँ कि हमने कभी भी इनके प्रति कोई निरादर किया हो या इनको ओवरलुक किया हो। उनके लिए बहुत ही सम्मान्य और बहुत ही शीर्ष लोग थे जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने बलिदान दिए, अपने बच्चों को बॉर्डर पे भेजकर हमारे देश की रक्षा की है। मैं दोबारा से एक बार और रिपीट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो इलेक्शन में बिज़ी रही, मुझे इतना इसका पता नहीं लगा कि ये सोशल मीडिया ने कैच किया और इस तरीके से इसको इतना उठार कर इतना बवाल खड़ा कर दिया। मैं दोबारा से आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये कहना चाहती हूँ, एक्स सर्विसमैन के परिवारजनों को ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ अगर आपके दिल में मेरे शब्दों के द्वारा कोई ठेस पहुँची हो। मेरा कहने का मतलब तात्पर्य बिल्कुल ऐसा नहीं था। जैसा मैंने कहा, मैं तो उस परिवार से आती हूँ जिसने सदा एक्स सर्विसमैन और हमारे जो सेना में तैनात है लोग, उनका आदर किया है, सत्कार किया है, उनके लिए इतनी सारी योजनाएं बनाई हैं जिससे उनके परिवार को बेनिफिट हो। और इस तरीके का जो इन्होंने ये एक बवाल खड़ा कर दिया कि जी आपने छोटा युद्ध बोला और आपने ये बोला, मेरा कहने का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती थी कि एक्स सर्विसमैन जो आर्मी से रिटायर होकर लोग आते हैं, उनको आप राजनीति में लाकर राजनीति करना ये गलत बात है। अगर जो लोगों ने इसको जो सुना है, देखा है, अगर उनको लगता है कि मेरे से कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। और जो सम्मान हमारा परिवार एक्स सर्विसमैन के लिए करता है या फौजियों के लिए करता है, उसका हम सदा आदर और सत्कार करते रहेंगे और आइंदा भी
हमारी परिवार जिस तरीके से हमने इनकी सेवा की है, इनको बेनिफिट हमारी सरकार ने दिया, आइंदा भी हम चाहेंगे कि इसके लिए हम लड़ते रहें। तो प्रतिभा जी ने अपने जवाब दिए, आपको अपने दिल की बात बताई यहाँ पे इस इंटरव्यू में। तो फैसला आपको करना है आपकी इनके इमोशंस में, इनके दावों में, इनके वादों में कितना दम है, और फैसला किस कैंडिडेट में कितना दम है ये तो आप तय करेंगे। 30 तारीख को मैम वोटिंग है, 2 तारीख को रिजल्ट है, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और ये जो चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं डेट, और वैसे वैसे मैम बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जी मैम कुछ कहेंगे लास्ट? हाँ, मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि भाजपा ने इस इलेक्शन में जो हम कह रहे हैं, जब जैसा आपने कहा कि आपका क्या मुद्दा है, मैंने कहा मुद्दा हमारा कुछ नहीं है, विकास के नाम पर हमने वोट मांगना है। पर हाँ, एक दर्द जो मैंने महसूस की लोगों के बीच में जाकर, वो अवश्य लोग इस बात से दुखी हैं कि प्राइस राइज कितनी हो गई है, कीमतें कितनी बढ़ गई हैं, और एक दूसरी बात जो युवाओं को रोज़गार देने की बात है, उस पर भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। मुझे याद है जब नरेंद्र मोदी जी फर्स्ट इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं 1 साल में 2 करोड़ बच्चों को रोज़गार पूरे भारतवर्ष में दूंगा, उनका बयान है ये। और आज 7 साल हो गए आपको सत्ता में, तो 14 करोड़ बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए थी, पर ना आज आप उसके बारे में कोई चर्चा हो रही है, ना आप कोई आश्वासन दे रहे हैं, ना आप कोई बोल रहे हैं या कोई आपने कदम उठाए हों जिससे हमारे बच्चों को रोज़गार मिल रहा हो। बल्कि जब इन्होंने नोटबंदी की और कोरोना काल में कितने बच्चे जो बाहर तैनात थे, बाहर नौकरी कर रहे थे, उनको अपना अपना जॉब छोड़कर आना पड़ा और वो आज घर में बैठे हैं। माँ बाप भी दुखी है कि हमारे बच्चे जिनको हमने पढ़ाया लिखाया आज वो घर में बैठे, ना उनको कोई नौकरी मिल रही है, ना वो कोई उनके लिए प्रावधान किया जा रहा है, और ना ही कोई आश्वासन सरकार की तरफ से मिल रहा है कि हम इसकी सोच करेंगे या नहीं करेंगे। ये सरकार को बोलना चाहिए। तो ये कुछ 2-3 बातें हैं जिसको लेकर हम अवश्य लोगों के बीच में जाकर चर्चा करते हैं। ये थी प्रतिभा सिंह जी, बहुत ही टाइट शेड्यूल के बीच आपने हमें समय दिया मैम, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको बेस्ट विशेष आपके कैंपेन के लिए। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।